नमस्कार दोस्तों, मैं नर्चर पीसीएस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हमारा एनसीईआरटी सीरीज है उसका क्लास 10वीं की चौथी लेक्चर है, चौथा चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे वाले हैं। उसका नाम क्या है? वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। कि मतलब कैसे वैश्वीकरण बढ़ा और किस तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है। देखिए इसमें जो कीवर्ड है क्या है, वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था। ये चीज को आपको पकड़ना होगा क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग में ये सब मदद करेगा। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे लिंकेज है, क्या प्रभाव पड़े, क्या दुष्प्रभाव पड़े, क्या भारतीयों को कितना फायदा हुआ, बाहर का कितना फायदा हुआ, किस तरीके से ये हमारी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, ये सारी चीज हम लोग इस पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वैश्वीकरण है क्या। ठीक है, और वैश्वीकरण जो है आया कब से। ठीक है, तो अब पहले भी आपको ये किया ना 1991 रिफॉर्म्स, उस एक यूनिट ही इस पर है 11th क्लास के एनसीईआरटी में, एलपीजी रिफॉर्म्स। इस एलपीजी का जो जी था ना, ग्लोबलाइजेशन जो कहते हैं, यही है वैश्वीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो इसमें बताया जाएगा। देखिए आज का ये 3 फोटो से देखिए क्या बताया जा रहा है, चित्रों से क्या समझाने की कोशिश किया। देखिए पहले एक दो खुदरा दुकान है, ये देखिए एक दुकान है, उनके बाहर भी कुछ जो है एक नन्ही सी बालक है जो कि कुछ बेच रही है हाथ में लेके। फिर ये देखिए कि एक सुपर मार्केट, चांदनी चौक या फिर पटना का हटवा मार्केट टाइप का इलाका है, जहां पर एक साथ बहुत सारे दुकानें हैं। देख रहे हैं ये। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि धीरे धीरे करके, जैसे पहले जैसे हमने क्या सिस्टम, मनी बार्टर सिस्टम था, लोग घर घर जाके ये करते थे, अब चीज़ें चेंज हो रही है, चेंज हो गई। पहले था खुदरा दुकान हुआ करता था, अब मॉल एवं सुपर मार्केट का जमाना है। हम उससे भी आगे बढ़ गए। आजकल हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल में आप जो भी वस्तु लेना है देखिए, सेलेक्ट कीजिए, पैसा पेमेंट कीजिए यूपीआई से या फिर कोई भी पेटीएम वॉलेट से, कार्ड से, डिजिटल करेंसी से, मतलब प्लास्टिक मनी से, और फिर आपके सामान आपके द्वार पर आ जाएगा कुछ दिनों में। अब तो ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया कि आपको सिंगल डे डिलीवरी भी आ गया है। ये तो हो गया कोई मतलब वस्तु की बात। फिर इसी के मान लीजिए खाना की बात हो, खाना को जो है बहुत सारा ऐप आता है, जैसे कि मान लीजिए क्योंकि पटना इस समय चलता है, जो मुजफ्फरपुर इन समय जोमेटो, स्विगी, इस पे सारे जो है जो भी होटल हैं, ढाबा है, सब इस पे क्या होता है, रजिस्टर होते हैं। वो देखिए, आप सामान सेलेक्ट कीजिए, आप इस पे ऑर्डर दीजिएगा, ढाबा वाले के पास ऑर्डर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे राजा का ढाबा है, ठीक है, राजा के ढाबा के पास ऑर्डर चला जाएगा। मान लीजिए आपने क्या मंगाया, लिट्टी चोखा मंगाया, और वो लिट्टी चोखा पैक करके कोई एक दूसरा आदमी जाएगा बाइक से या फिर साइकिल से, वो लेके आपके घर तक पहुंचा देगा। ठीक है, ये सब क्या है, सर्विसेज। तो ये सारी चीजें जो है, मार्केट चेंज हुआ है। मार्केट कहते किसको, सबसे पहले बाजार कहते किसको है, ऐसा जगह जहां पर क्रेता और विक्रेता एक साथ आते हैं। ठीक है, मतलब जहां पे बायर और सेलर, खरीदने वाले और बेचने वाले एक जगह आते हैं। पहले जो मार्केट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, पहले जो मार्केट था वो क्या कॉन्सेप्ट, फिजिकल सेंस में था कि मतलब आप मंडी में जा रहे हैं, आप हाट में जा रहे हैं, एपीएमसी मंडी में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। लेकिन अब जो मार्केट ये वर्क या प्लेस, तो ये प्लेस जो है अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये वर्चुअल मीडियम में भी आ गया है। मतलब आपको मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। जैसे कि पहले पढ़ने के लिए आपको हमेशा क्या स्कूल जाना पड़ता था, कोचिंग जाना पड़ता था, जहाँ पे बेंच डेस्क होता था, टीचर सामने आके पढ़ाते थे। अभी आप इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या है, ये ऑनलाइन है। ठीक है, तो वही सारी चीजें। इन मैटर्स ऑफ ईयर आवर मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म। यस, आवर मार्केट हैज बीन ट्रांसफॉर्म। ये आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं कैसे हमारा मार्केट ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले जो है आपके पास पैसे आए तब जाइए, कर्ज लेकर जाइए। आजकल आप देखिए गांव गांव में जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है विभिन्न विभिन्न मोबाइल कंपनी आपको 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार का मोबाइल आपका एटीएम कार्ड लेती है, और उस पर हर महीने का मंथली किस्त बांध के दे देती है।
आप कमाइए 1,000 रुपया 2,000 रुपया देते रहिए उसमें, ठीक है। अब जब वैश्वीकरण का क्या इम्पैक्ट हुआ, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, मतलब क्या हो गया, विभिन्न देशों में उत्पादन, और ये क्या देखिए मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब बहुदेशीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं इसको हिंदी में। मतलब क्या हुआ, एक कंपनी का मतलब क्या, मल्टीनेशनल एमएनसी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। मतलब ऑपरेशन जो है मोर देन वन कंट्री, ठीक है, एक से ज्यादा देश में ये कंट्री के सामान बिकते हैं, ये प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्शन कर, और ये किस चीज से होता है, ग्लोबल वैल्यू, या फिर इसको कुछ लोग सप्लाई भी लिखते हैं, सप्लाई चेन, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब वैश्विक सप्लाई चेन। इसमें क्या हो रहा है देखिए कि मान लीजिए आपका एक मोबाइल है जिससे कि आप ये क्लास ले रहे हैं, उस मोबाइल में जितना पार्ट लगा है, हो सकता है कि चार्जर कहीं और बना है, समझिए बात को, बैटरी उसका कहीं और बना है, मोबाइल डिजाइन किसी और देश में हुआ है, समझिए बात को, प्रोसेसर कहीं और बना है, और इन सारी चीजों को लाके असेंबल किसी और देश में किसी और देश का वर्कर और इंजीनियर कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि एक एक मोबाइल में आपको 10-10 देश 15-15 देश का सामान मिलेगा, तो एक देश में नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी इज इंटरकनेक्टेड, मतलब जो है अब जो है बाउंड्री जो है नेशनल बाउंड्री क्या है, इंटरकनेक्टेड हो रही है, ठीक है। अब जहां जहां जैसे कंपनी है, देखिए कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी, उसका मोटिव क्या होगा, उसका उद्देश्य लाभ, प्रॉफिट। तो वो जैसे देखे कि अच्छा यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो हमारा उत्पादन का जो दाम है वो कम लग रहा है, यहाँ पे हमको कॉस्ट कम लग रहा था, हम इस कंट्री में गए, अब इस कंट्री में मान लीजिए लेबर कॉस्ट बढ़ गया, तो हम दूसरे कंट्री में आके शिफ्ट हो गए। फिर क्या करेंगे, हम दूसरे कंट्री में आके जहाँ जहाँ सस्ता होगा वहाँ वहाँ हम जाएंगे, वहाँ के जो सस्ता लेबर है, चीप लेबर को यूज करेंगे और पूरे दुनिया में बेचेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन से, और क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो यही फिलॉसफी है। इसीलिए जो है कुछ जो लोग हैं, जो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ जो थिंकर हैं, वो ग्लोबल सप्लाई चेन को कहते हैं ग्लोबल एक्यूमुलेशन चेन, समझे बात को, ग्लोबल वैल्यू सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू हो रहा है, एक्चुअली देखिए वैल्यू ही हो रहा है ना, कुछ आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन का काम हो रहा है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसी में क्या डिबेट है ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबल एक्यूमुलेशन चेन में, ठीक है, दिया हुआ चैप्टर, इसीलिए हम अभी आपको नहीं बता रहे, आगे पढ़ते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ अ प्रोडक्शन बाय एमएनसी, देखिए कि एमएनसी के बारे में एक रिसर्च सेंटर है जो कि यूएसए का है, देन वो चाइना में आया, देन वो मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप करके हर जगह पहुंच गया। अपना कॉल सेंटर जो है इंडिया में खोला हुआ है। इस इंडियन कंपनी देखिएगा, टीसीएस नाम सुने हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लार्जेस्ट आईटी रिक्रूटर था पहले, विप्रो, पार्ले बिस्किट, ये भी एमएनसी है, समझे, डाबर, एमएनएम क्या है, गाड़ी स्कॉर्पियो, अपना महिंद्रा स्कॉर्पियो और बोलेरो, मारुति सुजुकी, हीरो मोटर कॉप, ठीक है। ये सारा चीज जो है देख ही रहेंगे। और इस प्रोसेस में क्या है, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हाईलाइटेड हियर, कि जो एमएनसी जो है ये सिर्फ चीज को बेच नहीं रही है हर देश में या दुनिया के विभिन्न देशों में, ये बना भी दुनिया के विभिन्न देशों में रही है। जैसे कि अभी आप लोग सुने होंगे, अगर न्यूज फॉलो करते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो टेस्ला, एलोन मस्क की जो कंपनी है, वो उसको भारत सरकार जो है यहाँ पे एंट्री नहीं दे रही थी। अभी आज ही का रिपोर्ट है कि अभी सरकार के साथ बातचीत कर रही, क्योंकि जो मोदी जब यूएसए गए थे तो मिले थे उनसे। तो टेस्ला को क्यों ध्यान दे रहे थे, नितिन गडकरी साहब क्या बोल रहे थे कि आप यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, उससे क्या होगा, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। आप चाइना से सामान इंपोर्ट करके यहाँ पे बस दंत कस के मत बेचिए। तो जो टेस्ला जो है गवर्नमेंट के साथ ये कर रही है, एक ऐसा रिपोर्ट आया अभी आज ही के न्यूज़पेपर में था,
और जो है ये जो एफोर्डेबल कार 20 लाख में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का ये कर रही है। 20 लाख में इलेक्ट्रिक व्हीकल और कौन बना रहा है 20 लाख से कम में? अपना टाटा बना रहा है जी, टाटा नेक्सॉन। देखे होंगे आप लोग ये गाड़ी ईवी। महिंद्रा ये बनाने वाली है और 2-3 कंपनी का, क्योंकि उसका टक्कर इस चीज को पता है कि अगर यहाँ पे हम 1 करोड़ का कार रखेंगे तो कम लोग खरीदेगा, ये 20 लाख का रखेंगे तो बहुत लोग खरीदेगा। ठीक है, तो यही चीज है। इससे क्या होता है आप देखिए, हमारे जो विदेश की भी कंट्री, हमारे देश में बहुत सारी विदेशी कंपनी, होंडा, टोयोटा, सोनी, ये सारी क्या है विदेशी कंट्री है, कंपनी है। और हमारी कंपनी जैसे कि मान लीजिए कौन सी कंपनी का एग्जांपल लें, टाटा, ये सब तो कॉमन है। डाबर, MDH मसाले, ये भी MNC है, हर जगह बेचती है। ठीक है, द इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन थ्रू द कंट्रीज, कैसे इंटरलिंक हो रहा है प्रोडक्शन कंट्रीज के बीच में? तो 1 मिनट रुकिए, हम नया ये ले रहे हैं। ठीक है, देखिए MNC का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो ये क्या करेगी, 2-3 चीजें, 2-3 मॉडल अपने। एक तो क्या कहते हैं, अपना डायरेक्ट फैक्ट्री खोल ले इंडिया में आके। मान लीजिए यूके मतलब इंग्लैंड की कंपनी है, इंडिया में डायरेक्ट फैक्ट्री खोल ले। या फिर क्या करे, इंडिया में जो कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस है, अपना टाटा है, अदानी बिल्मर है, क्या बनाती है अदानी बिल्मर जी? फॉर्च्यून। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करे, इसको पैसा दे, इसके थ्रू हुआ है। ठीक है, जैसे कि मारुति और सुजुकी, जिसका मारुति 800 था ना, सुजुकी भारत की कंपनी थी, ये मारुति के साथ टाई अप करके इंडिया में आई थी। ठीक है, इसके पहले आप लोग सुने होंगे देश की धड़कन, क्या थी देश की धड़कन? हीरो होंडा देश की धड़कन। तो हीरो इंडियन कंपनी, होंडा इंडियन कंपनी नहीं है जी। तो ये दोनों साथ में आके मार्केट में लॉन्च किए थे। अब देखिए दोनों का मार्केट शेयर हो गया, तो हीरो होंडा जो है, हीरो अलग हो गया। हीरो का कौन सा बाइक आता है सबसे ज्यादा फेमस है? स्प्लेंडर प्लस, प्रो, क्या क्या नहीं आया है। होंडा का कौन सा आता है जी सबसे ज्यादा बिकने वाला? स्टनर, सीवी, होंडा शाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये पहले या तो फैक्ट्री बनाएगी या फिर इन्वेस्ट कर देगी। इन्वेस्ट किस फॉर्म में करती? FDI, फॉरेन डायरेक्ट, विदेशी इन्वेस्टमेंट, FPI। ये बताएं हम पहले भी आपको, FPI और FDI में क्या डिफरेंस है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी कंपनी जिसका प्रोडक्शन सेक्टर यहाँ पे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जो कंपनी कपड़ा, तो पूरा दुनिया को कपड़ा जो है ना जी साउथ एशिया पहनाता है, याद रखिएगा इस बात को, बता दें आप लोगों को। ठीक है, 80% पूरी दुनिया में जहाँ पे जो गारमेंट्स बनते हैं ना, जो कपड़ा कहते हैं, वो आपके जो है ना, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर मान लीजिए, ये हो गया आपको इंडिया, बर्फ के लिए मान लीजिए ये चाइना हो गया, इधर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये सब हो गया, बीच में बांग्लादेश हो गया अपना। ठीक है, तो तो ये जो एरिया है ना बॉस, दुनिया का 80% कपड़ा बनाती है। और यही सारा कपड़ा जो वहां पर विदेश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, H&M, जारा, इस सब में जो बिक रहा होता है, ये सब जो है हमारे यहाँ के जो मजदूर बनाए होते हैं, हमारे यहाँ के, चाइना के, बांग्लादेश के, वियतनाम के। ठीक है, जींस प्रोड्यूस इन डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग सोल्ड इन USA फॉर $145, 65 रुपया का यही जींस। और इसके लिए देते कितना रुपया है? 200-300 रुपया में यहाँ जींस ले जाते हैं, इसको 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचते हैं साहब। ठीक है, यही MNC है। पारेक फूड है, ये सारा चीज़ है। जैसे कि आप लोग सुनेंगे गुची का बेल्ट, ये सब आता है। तो ये इसका प्रोडक्शन कहाँ था आपको पता है? यहाँ पर दिल्ली में एक सीलमपुर इलाका है, समझे? सीलमपुर पहाड़ी है, वहाँ पे सीलमपुर में झुग्गी है, वहां पे ये लोग लेदर का सामान बनाते हैं, फिर उसके ऊपर ब्रांडिंग करके ये करते हैं। ऐसे ही जो है जो विदेशी कंपनी में एक हमारे यहाँ ये है शाही एपरल्स, कपड़ा बनाती है, जैसे कि नाइकी के लिए, H&M के लिए, जारा के लिए, सबके लिए बनाती है और विदेश में जाता है, ये सब हमारे यहाँ बंद की जाता है जी।
इसीलिए जो है देखिए आगे देखेंगे आप लोग एमएनसी क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रोडक्शन को, कैसे करता है, बहुत सारे चीज़ें करता है। एक तो पहले या तो फैक्ट्री लगा लेता है, या फिर कंपनी का शेयर खरीद लेगा, पैसा के लिए खरीद लेगा, या फिर आजकल एंजल इन्वेस्टर स्टार्टअप में आया है तो वो लोग क्या करते हैं, फंडिंग खरीदते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, टाइगर ग्लोबल, सिकोया, ये सारा। तो ये लोग पैसा लगाते हैं और पैसा लगा के फिर क्या करते हैं, उनका कंट्रोल होता है मैनेजमेंट पे, डिसीजन मेकिंग पे, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी होता है, कौन सा फ्रेंचाइजी का नाम लें आपके पास, KFC का ले लीजिए या फिर रिलायंस ट्रेंड्स का ले लीजिए। तो जो भी फ्रेंचाइजी लेता है ना साहब, उस वहाँ पे कलर क्या होगा, देश का जो अगर मान लीजिए उसका साइज क्या होगा, कुर्सी का कलर कैसा होगा, ये सब कुछ फिक्स होता है टर्म्स पे, ठीक है। आप पैसा दे रहे हैं, आप उसका नाम यूज कर रहे हैं, उसका ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, KFC रिलायंस को रॉयल्टी देंगे, आप अपना इन्वेस्ट कीजिए और आप कमाइए उसमें, ठीक है। ये देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कहा है। और पता है देखिए ये सब आपको कोई भी गाइड बुक ये सब में नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है, ये सब रिसर्च पेपर से आया हुआ है, ठीक है। ये सब जो रिसर्च पेपर देखिए, लार्ज एमएनसी के पास ट्रिमेंडस पावर है डिटरमाइन टू पावर, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन, एवरीथिंग। क्योंकि लार्ज एमएनसी कहाँ पे है, ग्लोबल नॉर्थ में। ग्लोबल नॉर्थ कहाँ डेवलप करती है, अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे है, उन लोगों के पास काफी पावर है, ठीक है। और ये चीज देखिए जो है ना, ये चीज इसी पर मेरा काम था जी, मेरा मास्टर्स में, MA में मेरा इसी पे काम था कि कैसे डिटरमाइन होता है, कितना मिलता है। अगर मान लीजिए 100 रुपया का कोई सामान बिक रहा है अमेरिका में, तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं मजदूरों को कितना मिलेगा, फैक्ट्री वालों को कितना मिलेगा, ठीक है। इस 100 में से सिर्फ 2 रुपया मिलेगा मजदूर को, याद रखिएगा आप लोग, 2 से भी कम। तो यही सारा चीज़ है एज बाय, ठीक है। प्रोडक्शन गेटिंग इंटरलिंक, इंटरलिंक का मतलब क्या कि अब एक दूसरे से हम लोग ये करेंगे, क्या करें, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। आज की डेट में ऐसा स्थिति है कि आत्मनिर्भर कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा ये, क्योंकि हर कुछ जुड़ा हुआ है। आप लोग कोरोना में देखे होंगे, मोबाइल ये सब का दाम बढ़ गया था, काफ़ी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए कितना दिक्कत हुआ था। फॉरेन ट्रेड एंड, ये देखिए यहाँ पे कुछ कार का फोटो है, देख रहे हैं कि कार मेड बाय इंडियन वर्कर्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू सोल्ड टू अप्रोच बाय एमएनसी। यहाँ पे इंडिया में फैक्ट्री में गुड़गांव, मानेसर या फिर पुणे या फिर बेंगलोर के आसपास, कर्नाटका में, इन सब जगह पे कार बना हुआ है। इसको देखिए कंटेनर में लाद के यहाँ से ले जाया जाएगा, कहाँ, पोर्ट पे ले जाया जाएगा, शिप पे, होंडा, कोका कोला, ये सब। और ये सारा चीज़ क्या है, दूसरे देशों में बेची जाएगी। कहाँ के लोगों के द्वारा बनाया हुआ, भारतीय के द्वारा बनाया हुआ, हम लोग के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरेन मार्केट में आ गया, ट्रेड का इंटरेक्शन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर कैन सेल इट एनीवेयर, कम्पीट इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। अब जो भी बना रहा है, कुछ लोग एक्सपोर्ट करता है, SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है कि, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी क्या होता है जी, सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स रिबेट ये सब मिलता है, ये सब देख रहे हैं। ये सारा चीज़ें हैं कि मतलब जो है आपके यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, अमेरिका में बिक रहा है, इसमें जो है दोनों को फायदा है, थोड़ा सा यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जा रहा है, वहाँ के लोगों को सस्ता चीज़ मिल जा रहा है। लेकिन कितना फायदा है, किसको ज़्यादा फायदा है, ये हमेशा दिखाया जाता है कि वेस्टर्न कंट्री हमेशा कहते हैं हम तुमको ज़्यादा फायदा दे रहे हैं। किसको ज़्यादा फायदा दे रहे हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब ये चाइनीज़ टॉयज इन इंडिया, अब आपके गाँव में जो भी दशहरा का मेला लगे, विश्वकर्मा पूजा का मेला लगे, ईद का मेला लगे, जो खिलौना है कहाँ का रहता है, मेड इन चाइना। अब इसके लिए जो है टॉय, इंडियन टॉय के लिए एक स्कीम भी भारत सरकार चला रही है, जहाँ पे इंडियन टॉय को प्रोड्यूस किया। जैसे कि पहले हम लोग यहाँ क्या होता, लकड़ी का खिलौना बनता था, मिट्टी का खिलौना बनता था, हाथी ये सब बनता था। अब तो देखिए वो सब गायब ही हो गया, कहीं दिखता ही नहीं है। हर जगह आपको रिमोट वाला गाड़ी मिलेगा, बस भुकभुकाने वाला जो होता है LED बल्ब मिलेगा, भुकभुकाने वाला, गाड़ी में लाइट लगा दिया, भुकभुका रहा है, बच्चा भी देखा तुरंत उसको ले लिया, ठीक है। और ये जो चाइना इतना चीप चॉइस बनाए क्यों दे रहा है, इतना कम दाम में, इतना प्रोड्यूसर को फायदा क्या, चाइना क्या बेवकूफ नहीं जी। चाइना जो है अपना जो लो ग्रेड जो बेस्ट है, ये सब क्या लो ग्रेड जो रिसाइकलेबल प्लास्टिक होता है उससे बनता है, लो ग्रेड वेस्ट जो है उसी अपने देश में नहीं रख रहा है, वो इंडिया में डंप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, बताइए क्या है जी, ये देख रहे हैं।
एमएनसी का बनाया हुआ सामान कहीं रेहड़ी पटरी पे कहीं बिक रहा है, स्मॉल ट्रेडर्स है, रेडीमेड गारमेंट कहीं सारा बेचा जा रहा है। ऐसा जगह आपको कितना, कहाँ पे पटना में कहाँ मिलता है जी? खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, या फिर वहाँ पे जाइए मीना बाज़ार, जैसे कि ये मुजफ्फरपुर, इन सब इलाकों में मीना बाज़ार, इन सब में हर जगह का एक लोकल मार्केट है, वहाँ पे मिलता है। और नहीं तो आप हाट पे आ जाए तो वहाँ भी मिलेगा। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन इज इंटर कनेक्शन ऑफ वर्ल्ड थ्रू ट्रेड। तो पूरा दुनिया का एक साथ मिलना किस धागे से? व्यापार के धागे से। ये धागा कौन सा है दुनिया का? जैसे मान लीजिए इंडिया, चाइना, यूएसए, अमेरिका, यूके, ये सब मिल रहा है। किस धागा से मिल रहा है? थ्रू द ट्रेड। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये देखिए, ये कोई ग्लोबल साउथ में, नॉर्थ में बैठा हुआ, मतलब डेवलप कंट्री का है, ये क्या कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन इज फन फॉर अस। कर बी केयरफुल, दैट्स आवर वर्ल्ड, समडे यू विल हैव टू पे द प्राइस। आप जो मेरी दुनिया से खेल लो, मेरी चीज़ों से खेल लो, ठीक है। उसका ग्लोबलाइजेशन इज द रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। दो कंट्री के बीच में संबंध जो बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है, एकजुटता हो रही है, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मोर और मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रेडेड, द ग्लोबलाइजेशन विल इंक्रीज। एंड ग्लोबल, लेट मी टेल यू, ग्लोबलाइजेशन नया फिनोमेना नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है। मर्केंटाइल एज, जैसे कि आपको पता है सिल्क रूट हुआ करता था पहले, चाइना इंडिया के बहाने जाया करता था सामान, इंडिया एक्सपोर्ट करती थी 1750 तक। 1750 तक दो देश थे, इंडिया और चाइना, ये दोनों डेवलप थे सर। फिर 200 साल के जो काला समय था अंग्रेजों का, इन्होंने इसी दो देश को ऐसे तरीके से, विधिवत तरीके से, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया कि अब ये दोनों जो है अब लिस्ट डेवलप से अब डेवलपिंग बने हैं, डेवलप बनने के रेस में हैं, और अभी आगे 50 साल तक और रेस में रहेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन तो आ गया, अब आप यूएसए का चीज़ मंगवा सकते हैं यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन आया कैसे? सबसे पहले क्या है? टेक्नोलॉजी जी, कि अब आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, आईटी ये सब जो है काफ़ी बूम कर दिया। अभी जैसे कि मान लीजिए आप अब आईटी के चलते अब आपको अमेरिका जाने का जरूरत नहीं है। कितने लोग यहीं पे बैठ के लैपटॉप से काम कर दे रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं सर्वर पे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए कंटेनर है, ये जो देख रहे हैं ये कंटेनर, ये सारा जो पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा? इनलैंड पोर्ट, इसी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चला रही है भारत सरकार? कौन सा माला बताइएगा आप लोग, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ा, संचार के साधन बढ़े, आईटी बूम हुआ हमारे यहाँ बेंगलोर ये सब में, और रौनक बढ़ी, पहले से ही रौनक थी हैदराबाद जैसे सिटी में, देख रहे हैं बीपीओ बढ़ गया, कॉल सेंटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। ठीक है, आईटी जो है मेजर डिटरमिनेंट हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन से जो सबसे ज़्यादा फायदा की अगर इंडस्ट्री को हुआ है ना, तो आईटी सबसे ज़्यादा फायदा वाला इंडस्ट्री है साहब। ये जो हमारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सिलिकॉन वैली, ठीक है। ये सारी चीज आईटी एंड ग्लोबलाइजेशन, यूजिंग आईटी इन द ग्लोबलाइजेशन। अब लंदन का जो मैगजीन है वो आपके यहाँ पहुँच जाता है जी प्रिंटेड, या फिर आपके दिल्ली ऑफिस में आया, वहाँ पर डिजाइनर, यहाँ का डिजाइनर, जब लंदन का कोई अखबार है, यहाँ का डिजाइनर ने यहाँ पे रिपोर्ट छापा, फोटो खींचा और वहाँ पे छप गया लंदन में, आपने पढ़ लिया। तो ये सारा चीज़ क्या है? ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, और हम लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड एफडीआई पॉलिसी। कब हुआ लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ जी, फॉरेन ट्रेड इन सारी पॉलिसी का? देखिए ये सब जो शुरू हो गया था लिबरलाइजेशन, ये पहले हम लोग एक क्लोज इकोनॉमी थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी हमने अपनाया था 5 ईयर प्लान में, शुरुआत में नेहरू एरा में, हम लोग आगे देखेंगे। एलपीजी रिफॉर्म आया कब? देख रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 1991 में, लेकिन जो इकोनॉमी खुलने लगी थी ना 1980 में खुलने लगी, 80 में ही। ठीक है, जो इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी के बाद का टेन्योर था और राजीव गांधी का, तो उसी समय सब कुछ खुलने लगा था। राजीव गांधी को जनक कहा था कंप्यूटर का, क्योंकि उन्होंने ही कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था नॉर्मल लाइफ में यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि लिबरलाइजेशन की अब दूसरा बाउंड्री खोल दिए, लेकिन क्या है कि जो यहाँ के जो देसी कारोबार है वो कम्पीट नहीं कर पाते, उसके लिए ट्रेड बैरियर लगाया जाता है। सरप्लस ट्रेड बैरियर क्यों लगाया जाता है? ताकि जो बाहर का चीज़ है थोड़ा महंगा हो जाए, डंपिंग के लिए बैरियर, रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट यूज करती है।
देखिए इंडस्ट्रीज वी आर कमिंग अप इन 1950s एंड 60s एंड द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेट वर नॉट अलाउड दिस इंडस्ट्री टू कम अप, ठीक है। इसीलिए हमने ये किया था, इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद ये किया, क्योंकि भारत की इंडस्ट्री उस समय डेवलप थी, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री बनी नहीं थी, हमारे यहाँ तो कोई भी चीज़ की इंडस्ट्री थी नहीं, अंग्रेज उस हालत में छोड़ के गए ही नहीं थे ना। तो जो है इसीलिए कि प्रोटेक्शन देना जरूरी था। अरे भाई आप पहले मान लीजिए कोई कमज़ोर है तो उसको आपको पहले हष्ट पुष्ट बनाना पड़ेगा ना, खिला पिला के आपको इलाज करा के, तब ना आप उसको अखाड़े में उतारिएगा। और वही देखिए 1950 में हमारा देश का पहला पॉलिसी आया, 47 में आज़ाद हुआ मान लीजिए, 1950 से लेकर 90 तक, 90 में 91 में क्या हुआ, इकोनॉमी को खोल दिया गया, इकोनॉमी जो है ओपन इकोनॉमी हो गया। वैसे 80 से खोलना शुरू हो गया था, लेकिन हाँ ठीक है, अब इन 30 साल में लगा कि चलो ठीक है, जो भी इंडस्ट्री था जितना हो जाता था वो हो चुका है, अब कम्पीट कर सकता है, तो करने लगा। रिमूविंग द ट्रेड बैरियर इज कॉल्ड उदारीकरण, ठीक है, लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर ये सब जो है कोई भी, इसको क्या कहेंगे, उदारीकरण कहेंगे हम। याद होगा आप लोगों को जो मनमोहन सिंह का वो जो स्पीच था, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर वही थे ना मनमोहन सिंह, और उन समय कौन थे, आ गया था कि हाँ लिबरलाइजेशन का पॉलिसी किस प्राइम मिनिस्टर के समय में आया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर। नरसिम्हा राव थे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह थे। एक क्वेश्चन ने पूछा कि उस समय मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स कौन थे, मतलब उद्योग के मंत्री कौन थे, ठीक है, ये आप लोग देखिएगा कौन थे उद्योग के मंत्री, ठीक है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, कब बना, इसका काम क्या है जी, लिबरलाइज करना, पूरी दुनिया में जो है ग्लोबलाइजेशन को लाना, ट्रेड का उदारीकरण करना और टैरिफ ये करना, ठीक है। 160 कंट्री का ये WTO है। WTO का जो बहुत सारा इशू है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी इशू है, सब्सिडी इशू है। WTO कहता है तुम सब्सिडी मत दो देश को, भारत कहता है हम देंगे, हमारे यहाँ किसान है भाई। इसका काम क्या है, ट्रेड बैरियर ये करना, ओपन करना, कंपटीशन को देखना है, कंपटीशन चेक है। इस पर भी डिबेट है कि WTO कितना कंपटीशन को देखता है, या फिर क्या सिर्फ जो विकसित देश है उसको मदद करता है, और ये बात बहुत हद तक सही है, ठीक है, कि WTO जो है क्या मतलब वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है टू वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी, ठीक है मल्टीलेटरल ट्रेड। इसमें ज़्यादातर जो हमेशा जो पक्ष होता है, पलड़ा भारी हमेशा जो डेवलप कंट्री जो इसको फंड करते हैं ज़्यादा उनका होता है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया का हमेशा स्टैंड क्या रहता है, इंडिया कहता है कि UN इनएफेक्टिव है, लेकिन हमको भी UN का UNSC मेंबर चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि मल्टीलेटरल, क्यों होना चाहिए मल्टीलेटरल, अगर नहीं होगा कि एक नो वर्ल्ड में ऑर्डर बेस्ड वर्ल्ड नहीं होगा, रूल बेस्ड वर्ल्ड नहीं होगा, ऑर्डर बेस्ड नहीं होगा, तो फिर तो जिसको जहाँ पे एनार्की हो जाएगा ना, जिसको जहाँ पे जिसको मन होगा वो मारेगा, जिसको पीटेगा, जिसको हमला कर देगा, ये सारा चीज़ है। डिबेट ऑन द ट्रेड प्रैक्टिस, देखिए हम बोले थे नीचे WTO का दिया हुआ है, इज फ्री ट्रेड फेयर, आप कितना सब्सिडी दे सकते हैं, क्या फ्री ट्रेड जो कहते हैं कि आपके यहाँ इतना है, ये आप वहाँ पे सब्सिडी दे देते हैं। अमेरिका में इंडिया से बहुत ज़्यादा सब्सिडी है, यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो बस दिखाएंगे किसानों को इतना सब्सिडी मिलता है, वो उनको खाने में सब्सिडी मिलता है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलता है, पानी का सब्सिडी मिलता है, ये सब मिलता है। लेकिन जब अमेरिका से कम, आप फिर बोलेंगे क्या ये लोग इफेक्टिव नहीं है, अमेरिका से कम ये कर पाते हैं, लेकिन वो ये कंपेयर नहीं करते कि अमेरिका के गुना कितना सब्सिडी है, ठीक है, अमेरिका में कितना सब्सिडी मिलता है, अमेरिका ज़्यादा देता है, अमेरिका पे सब्सिडी को अलग अलग तरीके से देता है, ताकि WTO के रूल कानून में जो है ना खामियां निकाल के देता है। और फिर अगर वही इंडिया देने लगता है सब्सिडी अपने, मतलब क्योंकि इंडिया में क्या है 85% जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये छोटे किसान हैं, तो जब इंडिया देने लगता है तो इनके पेट में जो है ना देखता है अरे ये लोग तो मतलब आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे बात को, तो जो भी डेवलप करते हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है, समझ रहे बात को ना। उसके आगे देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या हुआ जी, आप सेलफोन ये सब चीज़ें हैं, आपको जो है दुनिया की हर देश की चीज़ें आपके यहाँ उपलब्ध हो गई, आपकी देश की चीज़ें दूसरे जगह पे उपलब्ध हो गई। अब आपको आपके पास क्या हो गया एज ए कंज्यूमर, ग्लोबलाइजेशन से चॉइस बढ़ गया ना। अब आप एक कंपनी का मोबाइल नहीं लेंगे, आपके पास सिर्फ BSNL नहीं है जी, बहुत सारी कंपनी है, आपके पास एक कंपनी का नहीं, अब आप 25 कंपनी का मोबाइल ले सकते हैं। अब ये सब एक कॉम्पिटिशन बढ़ गया, कॉम्पिटिशन बढ़ा क्या हो गया, दाम भी कम होगा थोड़ा सा, ठीक है। लैपटॉप लेना आप बहुत सारे कपड़ा लेना आप बहुत सारी कंपनी का ले सकते हैं,
आपको चप्पल लेना है, आप बहुत सारे कंपनी का ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से चॉइस बढ़ गया। अब आप चाइनीज फूड भी खा सकते हैं, चाउमीन भी खा सकते हैं, चिकन चिल्ली भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, लिट्टी चोखा भी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। गवर्नमेंट कैसे जो है विदेशी निवेश को बढ़ाती है, क्या करती है, अपने कानून को, लेबर लॉ को रेशनलाइज करती है, सब्सिडी देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है लेबर लॉज को, रेड कारपेट बिछाती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस देती है। जो मतलब देश के प्रधानमंत्री से आके मिलते हैं कुछ विदेशी, या फिर हमारे प्रधानमंत्री या फिर दूसरे मंत्री जो हायर ऑफिशियल जो जाके मिलते हैं, कहते हैं कि आइए हमारे देश में, हम आपको सब कुछ देंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे उनको ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई विदेशी निवेश आएगा तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, हमारा जो जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो पैसा आएगा इकोनॉमी में, पैसा आएगा तो क्या होगा, वो खर्चा होगा फिर से डिमांड होगा तो फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो रहने का जो स्तर है, जिंदगी का स्तर, वो इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एशियन पेंट, सुंदरम फाइनेंस, ये सारी चीज़ें है हमारे यहाँ की कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में, और होस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड ऑल। तो देखिए 1919 में एक बूम हुआ था जी, पर दुनिया का एक रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, मतलब प्रोडक्शन में आपका। उसमें क्या हुआ था, जो चीन है ना, वो फैक्ट्री बन गया था वर्ल्ड का, समझे। और इंडिया क्या बना था, बताइए क्या बना था, फैक्ट्री तो नहीं बन पाया था, ऑफिस बन पाया था। तो चीन को जो है लिबरलाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फायदा हुआ, इंडिया को किस सेक्टर में फायदा हुआ, सर्विस सेक्टर में। अब देखिए राइजिंग कंपटीशन आपको बता ही दिया है कि ये है। अब देखिए इसमें क्या कंपटीशन तो बढ़ गया, बड़े बड़े मॉल आ गए, बड़े बड़े कंपनी आ गई, विदेशी कंपनी। इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स कहाँ जाए, पीसीपी कहते हैं इसको, बारबरा हैरिस वाइट के टर्म में। जो 2 लोग हैं, जो 10 लोग थे रख के काम, वो कहाँ से, वो इस कंपनी में कितना क्या टिक पाते हैं, नहीं टिक पाते हैं। ये सारा जो है ये डिबेट है, एथिकल इशूज भी है, क्योंकि उनके लिए जीविका था ये, तो उससे कितना इसको क्या दुष्प्रभाव भी पड़ता है उन पर, ठीक है। कॉम्पिटिशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, ये होता है वर्कर के पास जॉब सिक्योर नहीं होता है जी। हमारे यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री देख रहे हैं कैसे है। और क्या था, क्योंकि अब क्या हो गया, कॉस्ट कम होने लगा। कॉस्ट कम करने के लिए तो फ्लेक्सिबल वर्क कंडीशन हो गया जी, वर्किंग कंडीशन। कुछ रिपोर्ट्स है ये कहती है ग्लोबलाइजेशन के बाद ना जो डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे वर्किंग कंडीशन खराब हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि जो डेवलप कंट्री वो कम कॉस्ट में सामान मांगते हैं और कम कॉस्ट के इनको कम पैसा देते हैं, तो उसका प्रभाव नीचे तक जाता है, डाउन द प्रोडक्शन चैन में जाता है, कि वो भी कम चीज़ पर हायर करते हैं। इसीलिए आप सुनेंगे पीस रेट, घंटा का रेट, दिन भर में आप जितना पीस कीजिएगा उतना ही मिलेगा, उससे कम पीस कीजिएगा टारगेट होगा तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा। हो सकता है दिन भर आप काम करें और एक पीस नहीं बना पाए पूरा, मान लीजिए कुछ गलती होगा, कुछ भी होगा, तो आप दिन भर आप रहे 9 घंटा काम किया, आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। ये सारा चीज़ है। देखिए क्या करने का तरीका है, ये कॉस्ट कम करने का तरीका है, समझ बात को। ये देखिए वही वाला कि गारमेंट फैक्ट्री का जो एग्जांपल दिया गया, जो हमको पहले ही बताएं, ठीक है। ये देखिए इंडियन गवर्नमेंट फैक्ट्री एक्सपोर्टर को कट करना पड़ता है कॉस्ट। वो क्या करते हैं, कभी कभी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नहीं लगाएंगे, पानी का सही व्यवस्था नहीं करेंगे, घर एक ही घर में मतलब कम जगह पे ओवर क्राउड कर लेंगे, ये सारी कर लेंगे। इससे क्या होता है, हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लोगों का काम खराब हो जाता है। मतलब काफ़ी मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक काम करा था, उसमें था कि लोगों का किसी का हार्ट कट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी को अस्थमा हो जाता है, मतलब जब 40 साल की एज में, क्योंकि वो लोग डस्ट में काम करते हैं, उनको प्रॉपर जो ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी है, जो लेबर लॉ जो वो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज कॉस्ट कम करना चाहती है। द स्ट्रगल फॉर द फेयर ग्लोबलाइजेशन, समझ बात को, वैश्वीकरण, सही वैश्वीकरण, ट्रांसपेरेंट वैश्वीकरण, कैसे इंटरनेशनल के लिए ये लड़ाई चलती रहेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग जो थे कॉलोनी थे, 200 साल तक थे। आप लोगों ने जब डेवलप करा, जो ग्लोबल वर्ल्ड, जैसे कि यूरोप में जब डेवलप हुआ तो हमारे रिसोर्सेज पर हुआ, हमारे यहाँ की चीप लेबर पे हुआ, हमारे यहाँ से जो भी रिसोर्स था, हमारे इंडस्ट्री को कैसे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन सबको डिस्ट्रॉय करके हुआ, कॉटन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके हुआ। जो पहला फैक्ट्री एक्ट भी आया था उसका भी यही था कि यहाँ पे प्रोडक्शन को महंगा किया जाए, ताकि जो यूरोपियन गुड्स हैं, ब्रिटिश गुड्स हैं, वो आ जाए। तो अभी आप ये कह रहे हैं, और अभी भी आप क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ जब महंगा हो गया वर्कर, तो आप इधर भारत के एक सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं, चाइना में आ रहे हैं, वियतनाम में जा रहे हैं,
फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, सस्ता में चीप में सामान ले रहे हैं, फिर उसको ही जाके अब नॉर्मल प्रॉफिट पे वहाँ पे बेच रहे हैं। फिर WTO का ही जो ट्रेड बैरियर है, सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स, तो इस पर भी बात होता है कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे कि WTO कहता है कि आप एग्रीकल्चर में 5% दे सकते हैं टोटल एग्रीकल्चर के 1991 के प्रोड्यूस पे, डेवलप कंट्री 5% देगा टोटल प्रोडक्शन का 1991 का, और डेवलप जो है जैसे मान लो 10% देगा। तो भैया जो टोटल प्रोडक्शन है डेवलप का अमेरिका का, उसका 5% तो इंडिया के 10% से बहुत ज़्यादा है। तो फिर ये कैसे फेयर हुआ, ये बताइए ना, फिर तो अनफेयर ही हुआ ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब कोई भी इंडियन गवर्नमेंट है, अब एक सोलर पैनल का केस आया था, उन्होंने बोला था कि नहीं आपको MSME से लेना पड़ेगा, आप ये कर लीजिएगा। इसमें WTO का 3 प्रिंसिपल होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो करंट अफेयर्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे। तो कंपनीज कोच चली गई कि नहीं देखिए भैया, जो विदेशी कंपनी थी ये हमको कैसे ये कह सकते हैं कि यहाँ का इतना सामान लगाओ। ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको सेव करना था, लेकिन फिर वो कल केस जीत गए, वो क्या कीजिएगा। तो ये सब चीज़ होती है। तो अब समिंग अप देखिए, न्यू लिबरलिज्म, जस्टिस, देख रहे हैं हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, इंडिया में भी सब प्रोटेस्ट होते रहते हैं, न्यू लिबरलिज्म ने सॉल्व, ये सारी चीज़ होते रहता है, ठीक है। क्योंकि जो है ग्लोबलाइजेशन इज नॉट फेयर। अगर इस पे आ जाएगी इस ग्लोबलाइजेशन पे आपको इससे लिखने आ जाता है, आपको उसमें सारा कुछ लिखना पड़ेगा, क्या है, कैसे है, क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, जस्टिस का आपको एंगल देना पड़ेगा कि क्या ये जस्टिस है या फिर ये क्या पूंजीवाद है, पेरिफेरल कैपिटलिज्म है। ये क्या ग्लोबलाइजेशन भी एक तरीके से पूंजीवाद को बढ़ाने का जरिया है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये जो FDI ये सब जो है। अभी जैसे क्या क्या जो अभी देखिए 1970-1960 में था, अमेरिका भारत को साथ नहीं देता था, देखना नहीं चाहता था, उस समय भी इंदिरा गांधी खड़ी होती थी। अभी देखिए अभी यही अमेरिका अभी भारत के प्रधानमंत्री को बुला के वहाँ पर स्टेट डिनर करवाता है, खुद आता है, रोज बड़ाई करेगा, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट चाहिए उनको, यहाँ पे वो सामान बेच सकते हैं, यहाँ का जो चीप लेबर है उसको ये यूज करके वो अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे, या फिर यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने देश ले जाएंगे, कुछ यहाँ भी देंगे, लेकिन मेन उनका कारण वही है। अभी अमेरिका इतना जल्दी इतना कैसे 2005 के बाद जो सिविल डील हुआ था उसके बाद कैसे आने लगा भाई? क्योंकि उनको लगा कि चाइना को कोई कम्पीट कर सकता, तो इंडिया का उनको वहाँ पे अपना फायदा दिख रहा है। और इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यही एक प्रिंसिपल होता है, नेशनल इंटरेस्ट इज द बेस्ट इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट, यही। और जो देश, जो नेता उसमें अपने देश का ये नहीं देखता है, तो वो समझ लीजिए फिर वो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सही काम नहीं करता, वो नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी मान लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री हमारा दोस्त है तो हम उसको ज़्यादा कंसेशन दे दिए और अपने देश का जो इंडस्ट्री है उसको मार दिए। ऐसा बहुत सारा केस हुआ है, अगर आप लोग थोड़ा सा ये जानेंगे तो ऐसा होता है, बहुत सारे देश में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इससे जो ग्लोबलाइजेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इसको। थोड़ा बड़ा चैप्टर हो गया, बड़ा वीडियो हो गया 10 मिनट का, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको समझाया काफ़ी चीज़ों को। इन सब चीज़ों पर सोचना शुरू कीजिए, थोड़ा सोचिए, बियॉन्ड द लाइन सोचिए, क्योंकि ये किताब में ये सारी चीज़ जो लिख के दे दिया, इज ग्लोबलाइजेशन फियर, ये आपके थिंकिंग, आप में सोचने की क्षमता लाना चाह रहा है, आप में एक क्वेश्चन क्रिएट करना चाह रहा है, और इसी क्वेश्चन से यही सब जो आता है, इसी से आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है। हम लोग आगे दिखाएंगे कैसे मेंस का क्वेश्चन इन टॉपिकों से बनता है, और प्री का तो लाइन बाय लाइन बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सारी चीज़ आप लोग पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। अब बस एक चैप्टर बचा है, वो भी हम लोग लेके आएंगे 10वीं कक्षा का, कंज्यूमर राइट, उपभोक्ता का अधिकार, वो हम लोग लेके आएंगे। उसके बाद कक्षा 10वीं भी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग 11 में जो है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो लेके हम लोग आएंगे, ठीक है। फिर मन मानिए 10 दिन में आपका जो इकोनॉमिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है दूसरा सब्जेक्ट भी चालू होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग इस पर हम लोग को ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे इस पर मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हैं। और ये सब भी नहीं करने का मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल नहीं जाना चाहते हैं तो इसी वीडियो में, और यार सीधा हाँ, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।